ये तो एक गरीब घर की कहानी है बहुत, और अगर पत्रकारों का इसमें सहयोग नहीं होता तो आज हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम 2-2.5 साल से इस लड़ाई को जिंदा रखा हुआ। पहली उपलब्धि तो हमारी ये है कि आप लोगों के सहयोग से हम इस लड़ाई को जिंदा रखे हुए हैं। और लड़ाई किसके खिलाफ है ये भी आपको पता है, लड़ाई सत्ताधारियों के खिलाफ है, क्योंकि अक्यूज जो हैं वो भाजपा के राज्य मंत्री का बेटा है, उसमें जो मुख्य अभियुक्त है पुलकित आर्य। तो उसी वजह से देखिए तमाम दिक्कतें हमें भी झेलनी पड़ती हैं, कभी हम पे फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी सफलता ये है कि जो तीनों मुख्य अभियुक्त हैं पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन्होंने पूरे प्रयास किए, पूरे दमखम लगाए, लेकिन 2 साल से ये जेल के अंदर हैं, इनको बेल नहीं मिल पाई। इसलिए सबसे पहले तो आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि लगातार जो आपने हमें सहयोग किया उसका संज्ञान कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी लिया और हाई कोर्ट ने भी इन्हें बेल नहीं दी। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया में चीज़ें आती है या पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें आती हैं उसका कोर्ट भी संज्ञान लेता है, और इसी वजह से हम ये प्रेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब पहले तो मैं आपको, बाद में आपके जो भी सवाल होंगे उसके मैं उत्तर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा स्टेटस बता देता हूं कि केस का स्टेटस क्या है अभी। तो पहले मैं बात करता हूं कि कोटद्वार में जहां केस चल रहा है वहां पे क्या स्थिति है। देखिए, इसमें 97 गवाह बनाए गए थे एसआईटी के द्वारा, और 97 में से 47 गवाह जो है वहां पे बुलाए गए और उनकी गवाही कंक्लूड हो गई है। और आप बोल रहे होंगे कि पूरे क्यों नहीं बुलाए गए, तो ऐसा जो हमारे वकील हैं उनका ये कहना था कि यही इम्पोर्टेंट है, और जो दोबारा जिनको बुलाना पड़ेगा तो देख लेंगे, लेकिन उनकी बुलाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो भी यही बात बोलेंगे जो 47 लोग बोल चुके हैं। मतलब जो तथ्य 47 ने देने थे वही 97 ने देने थे, तो वो एक तरह से गवाही कंक्लूड हो गई है। तो उसमें जो लास्ट गवाही चल रही थी वो जो जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किए था, जो विवेचक जिसे आप बोलते हैं, आईओ जिसे बोलते हैं, उनकी गवाही चल रही थी। अगस्त में उनकी गवाही कंक्लूड हो गई थी। उसके बाद उनका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था, करीब 3 महीने तक उनका क्रॉस एग्जामिनेशन जो हत्यारों के वकील हैं उन्होंने किया। उन्होंने तमाम सवाल उनसे पूछे, और फाइनली अब कोटद्वार कोर्ट में 6 तारीख को अब जो हत्यारे हैं, जो आरोपी हैं, उनके बयान दर्ज होंगे। 313 के जो बयान बोले जाते हैं, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी उन्हें दी जाती है कि आपको अपने बारे में कुछ कहना है तो कहिए आप। तो उसके बाद फिर ये समझिए कि कोटद्वार कोर्ट में तो केस लगभग पूरा हो ही गया है, और वहाँ पे जो भी सज़ा इनको होनी होगी वो हो जाएगी। लेकिन हमारी चिंता का ये विषय है, और इसे हम पब्लिक डोमेन में भी लाना चाहते हैं, कि इस केस के दौरान सब जगह चर्चा थी कि जो भाजपा की यमकेश्वर की विधायक हैं रेणु बिष्ट, उन्होंने अंकिता का कमरा जेसीबी से तोड़वाया 23 तारीख की रात को, 23 सितंबर 2022 की रात को तोड़वाया। और जो चार्जशीट थी एसआईटी की उसमें उन्हें 89 नंबर का गवाह भी बनाया गया था रेणु बिष्ट को। तो हमारी चिंता का विषय यह है कि अभी तक कोर्ट ने रेणु बिष्ट को तलब ही नहीं किया है कि उनसे उनकी बात पूछी जाए कि आपको क्या कहना है। ये बड़ा चिंता का विषय है कि एसआईटी एक और उन्हें गवाह बनाती है और दूसरी तरफ उन्हें प्रस्तुत भी नहीं किया जाता कोर्ट में। आखिरकार क्यों? क्या उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है? हमें तो यही महसूस होता है। दूसरी बात, अभी तक क्या था कि रेणु बिष्ट के खिलाफ हम लोग सब लोग कहते थे, मीडिया में बात चलती थी या पब्लिक डोमेन में बात चलती थी कि इनके खिलाफ कंक्रीट अभी तक कोई गवाह ही नहीं है। लेकिन अब कोर्ट में एक गवाही भी, जो दीपक वहाँ पे जेसीबी ऑपरेटर था, उसकी गवाही भी पड़ी है। उसने स्पष्ट रूप से कोर्ट में कहा है, कोटद्वार कोर्ट में, कि भाई रेणु बिष्ट जी ने मुझे बुलाया और स्पेशली डायरेक्शन देके अंकिता का कमरा तोड़वाया। तो हमें जितना लीगल नॉलेज है उसके हिसाब से ये धारा जो 201 होती है आईपीसी की, अब तो भारतीय दंड संहिता है लेकिन ये मुकदमा पुराना है, तो 201 की वो आरोपी बनी, साक्ष्य मिटाने की आरोपी बनी रेणु बिष्ट। तो कोर्ट को उन्हें 201 का आरोपी बनाना चाहिए था रेणु बिष्ट को, और उनके खिलाफ भी मुकदमा वहाँ चलना चाहिए था। तो एक और तो ये कोटद्वार कोर्ट में केस कंक्लूड हो रहा है, लेकिन हमें ये लग रहा है कि जो भी इसमें कारण रहे हो, कहीं ना कहीं जो भी सरकार की मंशा हो
क्योंकि एसआईटी तो देखिए पुलिस तो सरकार के इशारों पर ही काम करती है। कहीं ना कहीं रेणु बिष्ट को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी हमारे पास एक ऑप्शन है कि सीआरपीसी में एक 319 सेक्शन होता है, उसमें हम इस तरह की कोई बात होती है कि किसी को आरोपी बनाया जाना चाहिए तो उसके खिलाफ हम जो है एक एप्लीकेशन कोटदार कोर्ट में मूव कर सकते हैं। तो हमारा ये विकल्प बचा हुआ है, लेकिन हम इसे पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं, जनता के बीच में लाना चाहते हैं कि हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। गवाहों ने अपनी गवाही भी दे दी है, उसके बावजूद जो साक्ष्य मिटाने की धारा 201 जो आईपीसी की धारा होती है, उसकी जो आरोपी हैं यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट, उनको इस केस में बचाया जा रहा है। और ये भी कई बार कहा जाता है कि वो साक्ष्य मिटाने के आरोपी नहीं है, क्योंकि क्राइम सीन नदी किनारे था। अंकिता को नदी चीला बैराज के किनारे वहाँ पे उसके साथ उसको धक्का दिया गया, तो क्राइम सीन नहीं हुआ। तो आप ये बताइए कि जो रिजॉर्ट था, आपने अगर बयान देखे होंगे या इस बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होगा, तो तमाम बयान कोर्ट में पड़े कि वहाँ उसको किस तरह से रिजॉर्ट के अंदर परेशान किया जा रहा था। तो क्राइम सीन कैसे नहीं हुआ? अगर पुलकित आर्य उसको कमरे में बंद करके रखता है दिन भर और वो बचाओ बचाओ चिल्लाती है, लास्ट में उसकी लास्ट कॉल में वो कहती है कि मेरा बैग ऊपर सड़क तक छोड़ाओ, तो क्या उसके साथ तो अपराध नहीं हो रहा था? तो हमारे हिसाब से वो भी क्राइम सीन था और उसके लिए जो है 201 की जो आरोपी है रेणु बिष्ट को बनाया जाना चाहिए था। ये हमारा चिंता का विषय है कि हम जुडिशियरी पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन एसआईटी ने किस तरह से केस को कोर्ट के सम्मुख रखा है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये कहती है कि हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं अपनी विधायक को बचाने के लिए, हमें लगता है कि एसआईटी को कहा गया है स्पष्ट रूप से कि आप इन्हें जो है 201 का मुजरिम मत बनाइए, इनको इनकी गवाही भी तलब मत करिए। एक तो हम आपके नॉलेज में ये बात लाना चाह रहे थे, क्योंकि आप भी लीगल नॉलेज रखते हैं, आप भी अपने पत्रकार साथियों के बीच ये चर्चा जरूर होनी चाहिए कि रेणु बिष्ट 201 की मुजरिम क्यों नहीं हुई, किस प्रकार से नहीं हुई और कोर्ट ने उन्हें तलब क्यों नहीं किया। एक बात ये थी। दूसरा यह है कि जैसा आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है वो स्पेशली वीआईपी के पॉइंट से हम गए थे। हम पहले हाई कोर्ट गए थे कि जो एसआईटी है उसने वीआईपी की दिशा में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। वीआईपी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि केस केवल इतना नहीं है कि इन 3 लोगों ने उसे मार डाला है। किसी के नाम को छुपाने के लिए, किसी वीआईपी को बचाने के लिए, उसको उसका मुंह बंद करने के लिए, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं बाहर जाके इनको एक्सपोज करूंगी, इन्होंने उसे मार डाला। तो वीआईपी की दिशा में भी एसआईटी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। हालांकि पुष्पदीप और अंकिता की तो पूरी चैट निकाल दी गई, लेकिन जो आरोपी हैं, पुलकित आर्य है, सौरभ भास्कर है, अंकित गुप्ता है, इन लोगों की किन से बात हो रही थी? इन लोगों की क्या व्हाट्सएप चैट में क्या डिस्कस हो रहा था? किन लोगों से डिस्कस हो रहा था? क्या इनकी लोकेशन थी? जब 18 सितंबर को अंकिता की हत्या हुई, उस दिन ये लोग किन लोगों से बात कर रहे थे? हत्या से तुरंत पहले और तुरंत बाद किससे बात हो रही थी? और इसी दिशा में जो यमकेश्वर क्षेत्र है, वहां से हमें एक इनपुट आया। माँ बाप को किसी ने फ़ोन करके बताया, किसी ने पर्सनली जाके बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं अजय कुमार, आरएसएस से भी जो संबंधित हैं, वो वीआईपी हैं, वो लगातार वहाँ पे आते थे और उनकी प्रबल संभावना है। तो जब ये नाम का खुलासा माँ बाप ने किया, तो उसके बाद आपको पता है कि मुझे फर्जी केस लगा के मुझे जेल भेज दिया गया। कहीं ना कहीं मेरे पे प्रेशर करने की कोशिश की गई कि मैं चुप हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम इस लड़ाई को जिंदा रखेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में परिजनों ने, माँ बाप ने हलफनामा देके वहाँ पे स्पष्ट रूप से अजय कुमार का नाम वहाँ पे दिया है और सिर्फ इतनी डिमांड की है कि अजय कुमार या कोई अन्य वीआईपी की पुष्टि केवल इतनी सी बात से हो जाएगी कि जो आरोपी हैं उनकी कॉल रिकॉर्ड खंगाल ली जाए, उनकी व्हाट्सएप चैट खंगाल ली जाए, उनकी लोकेशन खंगाल ली जाए कि हत्या से पहले और हत्या से बाद वो किन लोगों के संपर्क में थी। इतनी छोटी सी डिमांड हमारी सुप्रीम कोर्ट से है। उम्मीद है वो डिमांड हमारी पूरी होगी। हमें जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। तो इन 2 बिंदुओं को लेकर हम इस प्रेस को आज ऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे।
और हम सरकार पे भी सवाल उठाते हैं कि जब आपकी विधायक के ऊपर स्पष्ट रूप से कोर्ट में गवाही आ गई है, सरकार कुछ नहीं कहती है, सरकार के मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहते हैं, सरकार का कोई मंत्री, कोई प्रवक्ता कोई बयान नहीं देता है, तो आप लोग भी इनके प्रवक्ता या इनके मुख्यमंत्री से सवाल पूछें कि कैसे जो आपकी विधायक रेणु बिष्ट है यमकेश्वर की, वो 201 की मुजरिम नहीं हुई, जबकि स्पष्ट रूप से जो जेसीबी ऑपरेटर है इस बारे में कोर्ट में गवाही दे चुका है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो वो इनकार कर सकता है, ये उसके पास विकल्प होता है। और मौन को भी हमें मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मौन हो जा रहा है तो एक तरह से उसने अपराध को स्वीकार कर लिया है। अगर अजय कुमार इनकार नहीं करते हैं कि मैं वीआईपी नहीं हूं, आरएसएस प्रेस में आके अपना बयान जारी नहीं करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजय कुमार के बारे में स्पष्ट नहीं करती है कि वो वीआईपी नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या उनकी कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की जांच नहीं होनी चाहिए? या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उस पर इतना बड़ा आरोप लगाने के बाद अगर वो मौन हो जाती है तो हमारा सीधा सा आरोप है कि उन्होंने अपने को वीआईपी स्वीकार कर लिया है। तो ये सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, और पब्लिक डोमेन में चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, लोअर कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, ये लड़ाई जारी रहेगी। हम इस लड़ाई को ख़त्म नहीं होने देंगे, क्योंकि केवल ये अंकिता का सवाल नहीं है, ये तमाम उन बेटियों का सवाल है जो पढ़ लिख रही हैं, और हर भाई हर बाप उम्मीद करता है कि मेरी बेटी या मेरी बहन कहीं भी जॉब के लिए जाए तो सुरक्षित रहे। इतनी सी बात है। आप सब लोगों की बहनें हैं, आप किसी न किसी के भाई हैं, आपकी भी बेटियां हैं जिन लोगों की शादी हो गई है। तो अगर हम इस लड़ाई को जीतते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सुरक्षित करते हैं, यह हमें कहना था। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।